आखिर डूबती नाव पर सवार होने का जोखिम कौन लेता है। लेकिन ये कहानी उस शख्स की है जिसका सामना हर मोड़ पर मुश्किल हालात से हुआ। जन्म तो काफी नामी परिवार में हुआ, गुजरात के सूरत में रहने वाले एक कारोबारी परिवार में। लेकिन जन्म के बाद ही माता पिता में ऐसा विवाद हुआ कि दोनों अलग हो गए। फिर दादी ने उनका पालन पोषण किया, अच्छी पढ़ाई करवाई और रतन टाटा विदेश में भी पढ़े। लेकिन जब कारोबार शुरू करने की बात आई तो फिर से कठिन हालात से गुजर रही कंपनी की जिम्मेदारी सौंप दी गई। लेकिन बचपन से ही ऐसे हालात का सामना करने की आदत यहाँ काम आई। उससे मुंह मोड़ने के बजाय हंसकर मुकाबला किया और कंपनी को फायदे में ला दिया। ये कहानी है देश के महान बिजनेसमैन रतन टाटा की। इनका पूरा नाम रतन नवल टाटा है। इनका जन्म 18 दिसंबर 1937 को सूरत में हुआ था। मृत्यु इसी हफ्ते 9 अक्टूबर 2024 को 86 वर्ष की उम्र में मुंबई में हुई थी। पिता का नाम नवल टाटा था और मां का नाम सोनू टाटा। बताया जाता है कि उनके माता पिता के बीच तलाक हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाबजबाई टाटा ने किया। रतन टाटा ने शुरुआती पढ़ाई मुंबई में कैथेड्रल और जॉन कैनल स्कूल में की। इसके अलावा अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की पढ़ाई साल 1962 में की थी। आखिर में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 1975 में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम किया था। तो चलिए अब हम रतन टाटा की सक्सेस स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं। रतन टाटा बिजनेस घराने से थे। पढ़ाई के बाद उन्हें साल 1971 में राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नेल्को में प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया। जब उन्हें एक कमान सौंपी गई उस वक्त कंपनी बुरे दौर से गुजर रही थी, लेकिन इससे मुंह मोड़ने के बजाय रतन टाटा ने अपनी काबिलियत के दम पर नेल्को कंपनी को इस झटके से उबारा, बल्कि 20% तक हिस्सेदारी भी बढ़ाने में सफल रहे। हालांकि इमरजेंसी और आर्थिक मंदी से कंपनी को काफी नुकसान हुआ था। फिर 1977 में टाटा को यूनियन की हड़ताल का सामना करना पड़ा, जिसके चलते बाद में नेल्को कंपनी बंद करनी पड़ी। आइए अब हम रतन टाटा की कंपनी लिस्ट की बात करते हैं। इसके कुछ महीने बाद ही रतन टाटा को कपड़ा मिल इंप्रेस मिल्स की जिम्मेदारी दे दी गई। यह कंपनी भी उस समय घाटे में थी। आखिरकार इसे भी बंद करना पड़ा था, लेकिन रतन टाटा ने कभी हार नहीं मानी। कहा जाता है कि रतन टाटा कंपनी बंद नहीं करना चाहते थे, लेकिन मजबूरी में यह फैसला लेना पड़ा था उनको। अब भले ही जिन दो कंपनियों की कमान उन्हें दी गई थी उन्हें बंद करनी पड़ी, लेकिन इस बीच रतन टाटा की काबिलियत उनके परिवार को समझ में आ गई थी। जितने बुरे हालात में भी उन्होंने कंपनी को काफी हद तक ऊपर उठाया था। उसे देखते हुए जे.आर.डी. टाटा ने साल 1981 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज के उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा कर दी। उस समय तक इनके पास ज्यादा अनुभव नहीं था, इसलिए विरोध भी हुआ, यानी ये भी उनके लिए मुश्किल दौर था। लेकिन रतन टाटा तो वाकई अनमोल रतन थे। उन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते गए। साल 1991 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्री व इसकी अन्य कंपनियों के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। इसके बाद ही टाटा ग्रुप हमेशा आगे बढ़ता गया। इनकी अध्यक्षता में टाटा ग्रुप ने अपने कई बड़े प्रोजेक्ट स्थापित किए और देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी उन्होंने टाटा ग्रुप को नई पहचान दिलाई। रतन टाटा ने दुनिया की सबसे सस्ती कार नैनो कार बनाई थी। रतन टाटा के निर्देशन में कंपनी ने महंगी गाड़ियों में से एक जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण भी किया और महंगी कारें भी बनाई। साथ ही रतन टाटा ने दुनिया की सबसे सस्ती कार भी बनाई, जिसके बारे में लोगों ने सोचा भी नहीं। लखटकिया यानी लाख रुपए में कार लेने के सपने को भी साकार किया रतन टाटा ने। 28 दिसंबर 2012 को रतन टाटा ग्रुप के सभी कार्यकारी जिम्मेदारी से रिटायर हो गए थे। इसके बाद साइरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि रतन टाटा रिटायरमेंट के बाद भी एक्टिव थे और काम कर रहे थे। रतन टाटा ने अपने 21 साल के कार्यकाल में कंपनी को उस शिखर पर पहुंचाया जहां जाने के लिए लोग सपने देखते हैं। कंपनी की वैल्यू 50 गुना बढ़ा दी थी रतन टाटा ने। तो आइए अब हम रतन टाटा की सबसे ज्यादा चर्चित कहानी के बारे में पढ़ते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1998 में। उस समय टाटा मोटर ने अपनी पहली पैसेंजर कार इंडिका बाजार में उतारी थी। यह रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता था, लेकिन रतन टाटा ने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ। टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी। आलम यह आ गया कि उन्होंने पहली बार कंपनी को बेचने का फैसला किया था। वे कंपनी बेचने के लिए अमेरिका की कंपनी फोर्ड के पास गए। उस समय रतन टाटा और फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड के बीच घंटों देर तक मीटिंग हुई। रतन टाटा की हालात को देखकर बिल फोर्ड ने अच्छा व्यवहार नहीं किया।
फोर्ड ने यहाँ तक कह दिया कि जिस कारोबार के बारे में आपको जानकारी नहीं है उसमें इतना पैसा क्यों लगा दिया। आखिर में तो फोर्ड ने हद कर दी और ये कह दिया कि ये कंपनी खरीदकर हम आप पर एहसान कर रहे हैं। ये आखिर शब्द सुनकर रतन टाटा वहां से बाहर निकल आए थे और कंपनी बेचने के फैसले को कैंसिल कर दिया। उन्होंने डील भी खत्म कर दी और शुरू किया उस टाटा इंडिका कार प्रोजेक्ट पर फिर से काम। उन्होंने एक रिसर्च टीम तैयार की, मार्केट में क्या चल रहा है, लोग क्या चाहते हैं, फिर उसे फिर से लॉन्च किया। फिर वही टाटा इंडिका ने सफलता की नई बुलंदियों को छू लिया और फिर रतन टाटा लगातार आगे बढ़ रहे थे और वही फोर्ड कंपनी का पतन शुरू हो गया। साल 2008 तक आते आते फोर्ड कंपनी दिवालिया होने की कगार पर आ पहुंची थी। आखिर रतन टाटा क्यों है इतने महान? अगर हम टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों के मार्केट वैल्यू की बात करें तो एक अनुमान के हिसाब से जितनी उनकी कंपनियां हैं उनकी मार्केट वैल्यू 17 लाख करोड़ रुपए होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 117 बिलियन डॉलर यानी करीबन 8.25 लाख करोड़ है। रतन टाटा इसमें से 65% पैसा लोगों की मदद करने के लिए दान देते थे। यही कारण है कि वो दुनिया के अमीर व्यक्तियों में शामिल नहीं थे, लेकिन लोग उन्हें दिल का बहुत अमीर मानते हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। कमेंट में जरूर बताइए और चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर कर देना।